बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम के गांव में आरामदास नाम का एक आदमी रहता था। उसका नाम ही उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता था। वह बिल्कुल कामचोर था और उसे केवल आराम करना पसंद था। वह दिन भर या तो सोता रहता या फिर इधर उधर आवारागर्दी करता था। आरामदास के पिता धर्मपाल जी बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उसकी मां बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। तब से उसके पिता ने ही उसकी देखभाल करके उसे बड़ा किया था। लेकिन बेटे की ऐसी आदतों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। यह लड़का मेरी मेहनत की कमाई का मोल नहीं समझता। मैंने इसे कितनी बार समझाया, लेकिन सब बेकार। बेटा, जीवन आराम करने के लिए नहीं है। मेहनत से ही सुख और सम्मान मिलता है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो आगे क्या करोगे? अरे पिताजी, इतनी चिंता मत किया करो। मैं तो अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रहा हूँ। उन्होंने आरामचंद को कई बार समझाया, लेकिन आरामचंद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए आरामचंद की माँ बाप की आंखों में चिंता और निराशा झलकती थी। भाई रघुनाथ, ये लड़का तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हर वक्त सोता रहता है या फिर आवारागर्दी करता रहता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। ऐसे कब तक चलेगा? देखो धर्मपाल, मेरे ख्याल से अब इसका इलाज है कि तुम इसकी शादी कर दो। जब इसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो शायद इसकी आलसी आदतें बदल जाएंगी। तुम सही कह रहे हो। शायद यही इसका हल हो। मैं जल्दी ही इसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढता हूँ। कुछ ही दिनों में धर्मपाल जी ने सुषमा नाम की लड़की से आरामदास की शादी तय कर दी। सुषमा बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। सुषमा जैसी लड़की के आने से मुझे पूरा यकीन है कि आरामदास का आलस्य दूर हो जाएगा। अब वो जिम्मेदार बनेगा। शादी के बाद भी आरामदास की आदतें नहीं बदली, बल्कि वह पहले से भी अधिक आलसी हो गया था। क्या ये आदमी कभी सुधरेगा? इतनी मेहनत से सब कुछ संभाल रही हूँ, लेकिन ये बस सोता रहता है। अपने पति की इन हरकतों से सुषमा बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन सुषमा ने अपने ससुर धर्मपाल जी के सामने अपनी परेशानी रखी। मैंने आज तक आपके सामने कुछ नहीं कहा क्योंकि आप घर के बड़े हैं, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। आपने अपने उस आलसी और निठल्ले बेटे की शादी मुझसे कर दी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? वो कुछ करता धरता नहीं है। सारा दिन घर में पड़ा रहता है। आपको क्या लगा था कि सिर्फ शादी कर देने से वो सुधर जाएगा? उसने मेरी जिंदगी का चयन छीन लिया है। बेटी, लेकिन तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि वो कोई काम करे, अपनी जिम्मेदारी समझे। बेटी, वो तुम्हारा पति है। तुम उसे प्यार से समझाओ, शायद वो बदल जाए। मैं तो समझा समझा कर पागल हो चुकी हूँ। वो मेरी सुनते ही कहाँ है। सारा दिन बस घर में पड़े रहते हैं या पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। दिन बीतते गए, लेकिन हालात और खराब होते गए। कुछ दिनों बाद धर्मपाल जी का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद आरामदास को और भी छूट मिल गई, क्योंकि अब उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। एक दिन आरामदास खाट पर लेटा हुआ आराम कर रहा था। उसे इस तरह आराम करता देख सुषमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपको शर्म नहीं आती? पूरे गांव के मर्द सुबह उठते ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी पत्नियां चैन से जीती हैं, लेकिन मैं जब से इस घर में आई हूँ, एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला। अरे कैसी बातें कर रही हो सुषमा? तुम जानती हो मैं कब से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन जहां भी जाता हूँ वहां छोटे मोटे काम ही मिलते हैं और छोटे मोटे काम करना मुझे पसंद नहीं है। अरे मैं करूं तो कोई बड़ा काम करूंगा। बड़ा काम तुमसे होगा नहीं और छोटे काम तुम करना चाहते नहीं। आखिर करना क्या चाहते हो? अरे भाग्यवान, कुछ दिनों की बात है। देखना, एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। बस भी करो।
तुम तो बच्चों की तरह बहाने बनाते हो। तुम मेरे पति हो, लेकिन पति वाली कोई बात है ही नहीं तुम में। अरे क्यों मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत उसकी होती है जो घर में कुछ पैसे कमा कर लाए। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत करो मेरी इज्जत, जो मन में आए कहती रहो, लेकिन एक काम तो कर दो। मुझे बहुत भूख लग रही है, जरा 2 रोटी बना दो। तुम्हें खाना मांगते हुए शर्म नहीं आती? 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। बताओ खाना कहाँ से बनाऊं? लेकिन तुम्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो जाओ और कुछ काम करो, ताकि शाम तक हमारे घर का चूल्हा जल सके। सुषमा की कड़वी बातें सुनकर आरामदास भारी कदमों से घर से बाहर निकलता है। अब क्या करूं? मेरे पास न काम है न पैसे। आज तक उधार लेकर ही गुजारा किया, अब कौन उधार देगा? सबने ताने देना शुरू कर दिया है। एक आखिरी उम्मीद है लोकेश भाई, वो हमेशा मदद करते आए हैं, शायद इस बार भी। भाई कैसे हो? आज तुम्हारी मदद चाहिए। घर में हालात बहुत खराब हैं, खाने को कुछ नहीं है। अगर थोड़ा उधार दे दोगे तो बड़ा एहसान होगा। वादा करता हूं अगले हफ्ते लौटा दूंगा। आरामदास, तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारी पहले भी कितनी बार मदद की है, लेकिन तुमने कभी वापस करने की जहमत उठाई? पूरे गांव में ऐसा कौन है जिसे तुमने उधार न लिया हो? भाई इस बार सच में हालात बहुत खराब हैं। सुषमा ताने दे रही है, प्लीज इस बार मदद कर दो। बातें बनाना तो तुम अच्छे से जानते हो आरामदास, पर कब तक दूसरों के भरोसे जिंदा रहोगे? क्या कभी सोचा है खुद के पैरों पर खड़े होने के बारे में? देखो भाई, मैं यहाँ ज्ञान सुनने नहीं आया। अगर पैसे हैं तो दे दो, वरना मत दो, मैं खुद संभाल लूंगा। आरामदास की ये बेपरवाह बात सुनकर लोकेश का गुस्सा फूट पड़ता है। देखो भाई, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम 1 नंबर के मक्कार और धोखेबाज इंसान हो। पैसे लेकर लौटाने का नाम भी नहीं लेते। तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करना बेकार है। लोकेश के ताने सुनकर आरामदास अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन कदम भारी थे। रास्ते में वह थककर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी वह अपने हालात पर सोच ही रहा था कि दूर से गांव का मुखिया अपने 2 साथियों के साथ डंडा लिए उसकी ओर आते हुए दिखा। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ये मुखिया जी तो मुझसे पैसे के लिए ही आए होंगे। अब मैं क्या जवाब दूं? बहुत हो गया आरामदास, तूने मुझे कब से बेवकूफ बना रखा है। तुझे अपनी चालाकियों और झूठे वादों का हिसाब देना ही होगा। इस बार तेरी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आज मैं तुझसे अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए। इस वक्त मेरी हालत बहुत खराब है, घर में खाने को कुछ नहीं है। बस थोड़ा और समय दीजिए, मैं वादा करता हूं कि आपकी 1-1 पाई लौटा दूंगा। अगर तुझे पैसे देने होते तो कब का चुका देता। तेरे बहानों की कोई कीमत नहीं है। तुझसे बड़ा कामचोर और धोखेबाज मैंने नहीं देखा। अरे, तुझे तो धरती का बोझ कहना चाहिए। मुखिया की कड़वी बातें सुनकर आरामदास समझ गया कि वह आज बचने वाला नहीं। मुखिया जी, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं सच में वादा करता हूं 1 महीने के अंदर सारे पैसे लौटा दूंगा। देखते क्या हो, इसे मारो। तब तक मारो जब तक इसे अपनी औकात याद ना आ जाए। अब ये किसी से उधार लेने की हिम्मत नहीं करेगा। मुखिया के साथी आरामदास को मारने ही वाले थे कि अचानक सुषमा वहां पहुंच जाती है। मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये आपका पैसा लौटा देंगे। कृपया इन्हें मत मारिए। सुषमा, सिर्फ तुम्हारी बात का मान रखकर मैं इसे आज छोड़ रहा हूं, लेकिन सुन लो, अगर इसने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो अगली बार इसका वो हाल करूंगा जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। इतना कहकर मुखिया अपने घर चला जाता है।
कब तक मैं तुम्हें पिटने से बचाती रहूंगी आरामदास? अगर तुमने 1 महीने के अंदर पैसे नहीं लौटाए तो मुखिया तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर रख देगा। सुषमा सही कह रही है। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन पैसे कहां से लाऊं? हाँ, एक काम कर सकता हूं। हमारे पास 2 बैल हैं। मैं एक बैल मुखिया जी को दे देता हूं। इस तरह मैं उनसे थोड़ी मोहलत ले सकता हूं। अगली सुबह आरामदास एक बैल की पेशकश करने के लिए मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया जी, मैं आपके पैसे नहीं लौटा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मेरे पास 2 बैल हैं। मैं आपको एक बैल दे देता हूं। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपना बैल वापस ले जाऊंगा। अरे वाह, आज तूने काम की बात की है। जा, अपना बैल ले आ। मुखिया जी, बैल भारी है। आप अपने किसी आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए, वो बैल लेकर आ जाएगा। मुखिया अपने एक आदमी को आरामदास के साथ भेजता है। आरामदास अपने बैल में से एक बैल उसे सौंप देता है। बैल लेकर मुखिया का आदमी वापस लौट उसके बाद आरामचंद अपनी पत्नी सुषमा के पास जाता है। सुषमा, आज मैंने मुखिया जी का सारा कर्ज चुका दिया है। अब वो कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर तुमने मुखिया जी के पैसे कैसे दिए? सुषमा, मैंने अपना एक बैल मुखिया जी को दे दिया, उनके कर्ज के बदले। अब हमारी जिंदगी से उनका झंझट हमेशा के लिए खत्म। क्या तुमने बैल दे दिया और तुम इसे समझदारी मान रहे हो? क्यों? इसमें क्या गलत किया? बेवकूफ मुखिया जी नहीं, आप हो। एक बैल के बिना तुम खेत कैसे जोतोगे? अब एक बैल हमारे किस काम का है? हे ईश्वर, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति मिला है। अब मैं क्या करूं? सुषमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि एक बैल के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा बैल वापस चाहिए। किसी भी तरह मुखिया जी से जाकर बैल वापस लेकर आओ, अभी के अभी। आरामदास शर्मिंदा होकर सिर झुकाता है और घर से बाहर निकल जाता है। आरामदास जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेवकूफी पर पछताने लगा। वो सोचने लगा कि अब हालात को कैसे संभाले। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। आरामदास चौंक कर चारों ओर देखता है। दूर पेड़ के दूसरी तरफ एक साधु बाबा प्यास से बेहाल होकर जमीन पर गिरे हुए थे। उसने बाबा के चेहरे पर पानी छिड़का और फिर उन्हें पानी पिलाया। इसके बाद बाबा होश में आ गए। धन्यवाद बेटा, तूने मेरी प्यास बुझाई। अब सुन, मैं जानता हूं कि तुझे कौन सी परेशानी सताती है। बाबा, आप मेरी परेशानी कैसे जानते हैं? बेटा, मैं तेरी परेशानी का कारण जानता हूं। गांव का मुखिया तेरा एक बैल ले गया है। तूने गांव वालों से कर्ज बहुत ज्यादा ले रखा है। तेरी पत्नी भी तुझसे नाराज है और तू यही सोच रहा है कि इन सभी मुसीबतों से कैसे छुटकारा पाए। बाबा, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, पर मैं इन सब का हल नहीं निकाल पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। घबराओ मत बेटा, हर समस्या का समाधान होता है। ईश्वर पर भरोसा रख और सच्चे मन से प्रयास कर। लेकिन याद रखना, दूसरों की मदद करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना ही तेरा असली कर्तव्य है। बाबा जी, मुझे इस बार इस संकट से निकाल दीजिए। मुझे कोई उपाय बताइए। मैं आपकी कृपा और सलाह का हमेशा आभारी रहूंगा। ठीक है बेटा, मैं जानता हूं कि तेरे पास बैल नहीं है और तेरे खेत खाली पड़े हैं, पर अब सुन, मैं तुझे एक वरदान देता हूं। आज से तेरे अंदर 100 बैलों की ताकत होगी। तू जो भी काम करेगा उसमें थकान नहीं महसूस होगी। अब बस तू पूरी लगन और मेहनत से काम कर। धन्यवाद बाबा जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपना जीवन बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए आरामदास को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। आरामदास भी अपने भीतर नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ वहां से चल पड़ा। अगली सुबह सुषमा ने जब उठकर देखा तो आरामदास बिस्तर पर नहीं था। वह उसे ढूंढते हुए खेतों की तरफ गई।
वहां उसने देखा कि आरामदास अकेले ही पूरे खेत का काम कर रहा था, वह भी बिना बैलों की मदद के। यह देखकर सुषमा हैरान रह गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये इतने मेहनती हो गए? ये तो बिना किसी मदद के पूरा खेत अकेले ही जोत रहे हैं। यह तो कमाल हो गया। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल गई कि आरामदास बिना किसी मदद के खेत का सारा काम कर लेता है, वह भी बिना थके। गांव के लोग भी अब उसे अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाने लगे। आप कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात खेतों में काम करते हैं। आप न सिर्फ अपने खेत बल्कि पूरे गांव के खेतों का भी काम कर देते हैं और जरा भी आराम नहीं करते। आपको थकान नहीं होती क्या? आखिर यह क्या हो गया है आपको? पता नहीं सुषमा, लेकिन मैं कितना भी काम कर लूं, मुझे थकान महसूस नहीं होती। लगता है ये बाबा जी का आशीर्वाद है। फिर आरामदास ने सुषमा को साधु बाबा के आशीर्वाद के बारे में बताया। अच्छा जी, ये बात है। ठीक है, आप जाइए, अपना काम खत्म कीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। आरामदास के जाते ही सुषमा उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास जाती है जहां उसे और आरामदास को साधु बाबा का आशीर्वाद मिला था। थोड़ी देर बाद साधु बाबा वहां आते हैं। क्या बात है बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बाबा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हो रहा है। आरामदास की मेहनत तो अब अद्भुत हो गई है। वह बिना थके दिन रात काम करता है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं यह उसकी सेहत के लिए हानिकारक ना हो। वह अब बहुत काम करने लगा है और खुद को बहुत थका रहा है। क्या यह सही है? क्या हमें कुछ सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? यह बात सुनकर साधु बाबा भी थोड़ी देर के लिए सोचने लगे। वह समझ गए कि सुषमा का उद्देश्य आरामदास की मदद करना था, लेकिन अब उसे अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। बेटी, मैंने ही आरामदास को यह वचन दिया था। तुम मुझसे क्या चाहती हो, यह बताओ। बाबा जी, मैं चाहती हूँ कि आप वह वचन वापस ले लें। आरामदास अब अपनी मेहनत से अपने रास्ते पर चलना चाहता है। उसकी मेहनत ही उसकी असली ताकत है और उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ने देना चाहिए। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अपना वचन वापस लेता हूं। अब से आरामदास पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन याद रखना, असली शक्ति उसकी मेहनत में है। सुषमा वापस घर लौट आई और उसने सारी बात आरामदास को बता दी। आरामदास, बाबा जी ने अपना वचन वापस ले लिया है। अब तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। मुझे लगता है कि अब तुम अपनी पूरी ताकत से काम करोगे। कोई बात नहीं सुषमा, अब मुझे ये समझ में आ गया है कि मेहनत ही सब कुछ है। मैं अब अपनी मेहनत से काम करूंगा और देखो, अब हमारी फसल भी बहुत अच्छी हुई है। हम उधारी चुकता करके अपना बैल वापस ले लेंगे और फिर मेहनत से काम करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि आप लोग हमारी ऐसी स्टोरी वीडियो देख सको। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।